हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। भारतीय व्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों के सापेक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, इसलिए अल्प विकसित है, और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, इसलिए विकासशील है। विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 2019 के अनुसार है। अर्थव्यवस्था के प्रकार। न्यूनतम आय वाली $1025 या इससे कम को न्यूनतम आय वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। न्यून मध्य आय वाली $126 से $3995 के मध्य वाली। उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? $396 से 12,375 के बीच वाली। उच्च अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? 12,375 से उससे अधिक को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का 55% से अधिक जनसंख्या आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। देश का कुल जनसंख्या का 68.8% कृषि है। देश की कुल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने का अहम योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। भारत में आयोजित के प्रारंभ से ही दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया। शुरुआत योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी। 1991 के आरंभ में उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र योगदान वृद्धि हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई, जिनके आधार निम्न है। पहला, कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान। सेकंड, प्रति व्यक्ति आय का स्तर का कम होना। थर्ड नंबर है जनसंख्या का अधिक वृद्धि दर, बेरोजगारी, श्रम का अधिक अनुपात होना। और 5 नंबर निर्धनता का अधिक अनुपात। हेडिंग: भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकों को निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात विकसित की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था के प्रकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था: इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन को संसाधनों, पूंजी, श्रम, भूमि और निजी अधिकार होता है और उनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था: इसमें उत्पादन साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। यहाँ नियोजन की प्रधानता होती है और वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। बंद अर्थव्यवस्था: ऐसी अर्थव्यवस्था किसी बाहरी देश की किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया एक बंद अर्थव्यवस्था का प्रकार है। मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत निम्न 3 सूचकांक आते हैं। पहला, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शैक्षिक सूचकांक, आय सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक: यह सूचकांक किसी देश की जनसंख्या की
जन्म के सापेक्ष जीवन की प्रत्याशा की उपलब्धि का माप है। शिक्षा सूचकांक, इसके अंतर्गत दो आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं। स्कूल अवधि की औसत वर्ष 25 वर्ष वयस्क द्वारा स्कूल द्वारा बताए गए वर्ष। पी है स्कूली अवधि के अनुमान वर्ष। 5 वर्षीय बालक द्वारा अपने जीवन में स्कूल बिताए जाने वाले वर्ष। आय सूचकांक, जीवन निर्वाह स्तर के मापन हेतु प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति तुलना पीपीपी आधारित सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर से प्रतिस्थापित किया जाता है। सूचकांक का मान 0 और 1 के बीच। देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है देश मानव विकास सूचकांक उतना ही अधिक होता है। मानव विकास सूचकांक वाले देश अति उच्च देश 0.8 से 1, उच्च देश 0.7 से 0.79, थर्ड है मध्यम से 0.5 से 0.6, निम्न 0 से 0.5। मानव विकास रिपोर्ट 2019 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट विश्व भर में जारी की गई। विश्व की कुल 189 देशों के लिए विकास सूचकांक। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय 9.3। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादाभाई नौरोजी द्वारा 1868 के लिए लगाया गया, जिसने उसकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया। स्वतंत्रता के बाद सन 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए पीसी महाबोल्निस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत राज्य द्वारा 1991 में स्थापित किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की अनुमान इसी के द्वारा संगठित की जाती है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की कुछ प्रचलित अवधारणाएं इस प्रकार हैं। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसे जीडीपी कहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य एवं उनका सकल घरेलू उत्पाद होता है। भारत का एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। जीडीपी का त्रैमासिक आंकड़ा सीएसओ द्वारा सन 1996-97 में सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित की गई। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष में हुए मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। थर्ड है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उनके विदेश से होने आय को जोड़ देते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अर्थात यह जीडीपी में विदेश से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इस तरह देश के अंदर विदेश द्वारा उत्पादित आय को जीडीपी में घटाकर जाना जाता है। जीडीपी बराबर जीएनपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स देश नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय है, एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय है। बंद अर्थव्यवस्था में एक्स बराबर एम होता है, मतलब जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाती है। नेक्स्ट है
जीएनपी किसी अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है जिससे राष्ट्र की आय और गुणवत्ता दोनों का ही पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति तुल्यता द्वारा उनके जीएनपी का आकलन किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेश से घटाकर या आय को जोड़कर या मूल्य में हास्य को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध उत्पाद कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से आय मूल्य ह्रास। एनएनपी देश की जनसंख्या को भाग देकर भागफल प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है। एनएनपी किसी अर्थव्यवस्था में आय को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा है क्योंकि यह उसकी गुणवत्ता, मूल्यह्रास एवं बाह्यह्रास शक्ति को स्पष्ट करता है। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? भारत में साधन कारक लगाते हुए शुद्ध उत्पादक एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर किया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। एनएनपी बराबर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर पर सब्सिडी। वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना के लिए स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। साधन कारक या लागत फैक्टर कॉस्ट किसी उत्पादन में उत्पादकता को कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे कारक लागत कहते हैं। बाजार लागत किसी उत्पाद के साधन में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तो बाजार लागत प्राप्त होती है। यह उत्पाद किसी मूल्य पर फैक्ट्री छोड़ती है। स्थिर मूल्य किसे कहते हैं? जब किसी उत्पाद के पीछे किसी वर्ष स्तर का बिक्री मूल्य है। भारत में 2011-12 को स्थिर मूल्य का आधार वर्ष माना जाता है। चालू मूल्य किसी उत्पाद का जो अधिकतम बिक्री मूल्य प्राइस छापा जाता है उसे चालू मूल्य कहा जाता है। व्यक्तिगत आय किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय निगमों का अवितरित लाभांश माइनस निगमन कर सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापार हस्तांतरण भुगतान। व्यय योग वैश्विक आय व्यक्तिगत आय में जो प्रत्यक्ष कर, आयकर, व्यक्ति कर, ब्याज कर आदि को घटाने के बाद बची आय को व्यय योग्य आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय का अनुमान 3 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला, उत्पादक गणना विधि। इसमें देश की एक वर्ष में उत्पादन अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को औसत उपज कहा जाता है। यह जीडीपी को दर्शाती है। सेकेंड, आय गणना विधि। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति एवं व्यावसायिक उपक्रमों को शुद्ध आय का योग प्राप्त हो जाता है। उपभोग बचत विधि। इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या बचत पर। अंत में राष्ट्रीय आय या कुल बचत का योग होता है। स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय का आकलन 2011-12 नए आधार वर्ष। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े प्रसारित मूल्यों तथा स्थिर आधार वर्ष मूल्यों पर जारी किया जाता है। स्थिर मूल्यों
पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन से 2004-05 में आधार वर्ष बदलकर 2011-12 कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय आय के क्षेत्रवार योगदान: पहला प्राथमिक क्षेत्र 54% 2050-51 में था, लेकिन 18-19 में केवल 18% योगदान करता है, जिसमें कृषि, वन, मत्स्य आते हैं। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, उत्खनन, खाद्यान्न, बिजली, गैस, जल इत्यादि है, जो पहले 2050-51 में 15%, लेकिन अब 27% योगदान करते हैं। तृतीय क्षेत्र पहले 29% था, लेकिन अब 54% बढ़कर हो गया है। इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, वित्त, वास्तविक जैवदार, सामुदायिक एवं वैश्विक सेवाएं आते हैं। हिंदू वृद्धि का संबंध राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से है। इसका शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा 1981 में अमेरिकन इकोनॉमी एसोसिएशन में अपने वक्तव्य के दौरान किया गया। हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन की अभिवृद्धि में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का अपेक्षाएं लागतों को राष्ट्रीय उत्पादन में घटाया जाता है, जिससे प्राकृतिक संसाधन की पुनःपूर्ति की जा सके। उनकी पुनःपूर्ति के लिए प्रयासों में की आई लागतों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित कर लिया जाता है। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका तात्पर्य एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति संपदा की उस अधिकतम मात्रा से जिसमें राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए किया जाता है। जीएनपी का मूल्यांकन 10 वर्ष के बाद विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत के लिए यह $4300 प्रति व्यक्ति 2001 में रही थी। भारतीय में आर्थिक सुधार: भारत के आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से जिनका प्रारंभ 1991 से अर्थव्यवस्था की कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति स्तर को वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया जाता है। लंबे समय से चली आ रही लोक लुभावन आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, उससे भारत के सामने भुगतान संतुलन गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या को समाधान करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तृत कोष सुविधाएं से विदेशी मुद्रा की सहायता मिली, लेकिन मदद कुछ शर्तों के साथ मिली, जो भारत के मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक बदलाव लाने होंगे ताकि भुगतान संतुलन की स्थिति पुनः उत्पन्न न हो सके। भारत में आर्थिक सुधारों को दो प्रकार की युक्तियां शामिल है: समष्टि अर्थव्यवस्था स्थिरीकरण युक्तियां। इसके द्वारा लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने से अर्थव्यवस्था में सकल मांग बढ़ना। संरचनात्मक सुधार, इसमें उत्पादक प्रक्रिया में उन्मुक्त करने से अर्थव्यवस्था सकल आपूर्ति को बढ़ना। भारत अर्थव्यवस्था सुधारों के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं: उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। उदारीकरण लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का अर्थ व्यापार एवं उद्योग को अवांछित सरकार नियंत्रण एवं पाबंदियों से मुक्त करना है। इस नीति में 2 प्रमुख बातें हैं। पहला, निजी क्षेत्र को उन उद्योगों का चलाने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित थी। सेकेंड है, निजी क्षेत्र के 2 बनाए गए नियमों का ढीला कर देना। उदारीकरण के लिए किए गए उपाय: औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कर सुधार, विदेशी व्यापार में सुधार। नेक्स्ट है निजीकरण।
निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। निजी के लिए किए गए उपाय: निजी विदेश विनिमय निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। वैश्वीकरण वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरा विश्व एकल बाजार बन सकता है। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार के माध्यम से कई देशों के बीच तीव्र एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध के रूप में समझाया जाता है। इस प्रक्रिया से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर एवं आर्थिक एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। वैश्वीकरण के लिए किए गए उपाय: रुपयों का अवमूल्यन, रुपयों का परिवर्तन, तटकर एवं शुल्क में कमी, विदेशी विनियोग, आर्थिक सुधारों की पद्धतियाँ। नेक्स्ट हेडिंग, ये भारतीय सुधारों के 3 पीढ़ियाँ कार्यान्वित की जा चुकी हैं। प्रथम पीढ़ी इस अवधि 1991 से 2000 है। इसके अंतर्गत उद्योग अनुरक्षण, लाइसेंस मुक्तीकरण, विनिवेश, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, विनिमय, FERA, विदेशी निवेश, बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा एवं कर संबंधी सुधार हैं। द्वितीय क्षेत्र इसकी अर्थ आवश्यकता प्रथम पीढ़ी के सुधारकों के क्रियान्वयन हेतु पड़ी। सुधारकों ने 2001 से 2001 में प्रारंभ में इनके अंतर्गत शामिल मूल्य